ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले कि मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कोई भी बात करूं, पहले हमें जान लेना चाहिए कि आखिर ऑस्मोसिस होता क्या है। जब तक हम ऑस्मोसिस नहीं समझेंगे तब तक हम ऑस्मोटिक प्रेशर समझ नहीं पाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे सब लोग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। कभी किशमिश को पानी में डाल कर देखा है क्या होता है? फूल जाता है। चना फूल जाता है। खुद को पानी में डुबो के देखा है क्या होता है? श्रिंक हो जाते हो। ठीक है। जब आप ज़्यादा देर तक कपड़े धुलते हैं या फिर ज़्यादा देर तक नदी में नहाते हैं, स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो आप देखेंगे आपके हाथ पैर श्रिंक हो जाते हैं थोड़े से। ओके, तो ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले हमें ये सच रियल लाइफ के बारे में सारे एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि सच में ऐसा होता है, क्यों होता है ये समझना है तो ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक तरीके का, मैं ध्यान से सुनना, भी लिखना नहीं कोई, अभी बस ध्यान से देख लेना। मान लीजिए एक कंटेनर है। इस कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से। ये मेरे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि आखिर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है? सेमी का मतलब होता है आधा, परमिएबल का मतलब अपने अंदर से पास होने की परमिशन देने वाला। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सॉल्यूशन है और ये वाला जो पोर्शन, इसे मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलता हूं, यानी कि SPM, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तरफ मैं सॉल्यूशन S1 रखता हूं, यहाँ पे सॉल्यूशन S1 है, और एक तरफ मैं सॉल्यूशन S2 रखता हूं, यहाँ पे सॉल्यूशन S2 है। अब सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे और साथ ही साथ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स होंगे। तो मैंने ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बना दिए और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूट के पार्टिकल्स मैंने यहाँ बना दिए। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। ध्यान से देखना, मुझे बताइए S1 और S2 में सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा किस में है? S1 में या S2 में? S1 में, यानी कि S1 आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ। क्लियर हुआ? गुड। तो आपने कहा कि सर ये जो सॉल्यूशन है ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मैं तो यहाँ पे कॉन्क लिख देता हूँ। कॉन्क का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। S2 क्या है बेटा? आप कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो मैं दिल लिख देता हूँ। दिल का मतलब हुआ डाइल्यूट। दिल का मतलब, और कॉन्क का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और डाइल्यूशन का मतलब हुआ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कम है। अब हमारे पास नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल को देख के हमने कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट का एग्जांपल सेट किया, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का लगभग सेम देख पा रहे हैं आप। अगर मैं देखूं तो मैं थोड़ा सा इसे हल्का सा अगर मैं नीचे करूं ऐसे, तो आपको वॉल्यूम दोनों का लगभग सेम दिखेगा, है ना। और ज़्यादा सॉलिड के पार्टिकल अगर डिजॉल्व है तो कॉन्सेंट्रेटेड, कम सॉलिड के पार्टिकल डिजॉल्व है तो डाइल्यूट। नेचर का एक रूल है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें मदद करता है। इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहता है कॉन्सेंट्रेटेड होना और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहता है डाइल्यूट होना। दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं और इसके लिए एक दूसरे के बराबर होने की कोशिश करेंगे। अब आप मुझे बताइए ये डाइल्यूट सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए क्या करूं? दो ऑप्शन है, या तो सॉल्यूट कम कर दूं या सॉल्वेंट बढ़ा दूं। दो ऑप्शन है, या फिर उल्टा कर दूं। डाइल्यूट को कॉन्सेंट्रेट करना है, बताओ क्या करूं? सॉल्यूट बढ़ा दूं और सॉल्वेंट कम कर दूं। ऐसा कर सकता हूं। मैंने कहा कि मैं सॉल्यूट को बढ़ा सकता हूं या सॉल्वेंट को कम कर सकता हूं। ये दो ऑप्शन मेरे पास हैं इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में बदलने के लिए। अब आप मुझे बताइए ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसको डाइल्यूट बदलने के लिए कौन कौन से चांसेस हैं? पहला, कॉन्सेंट्रेटेड है उसे डाइल्यूट करना चाहता हूँ तो क्या करूँ? सॉल्यूट को कम कर दूँ या सॉल्वेंट को बढ़ा दूँ। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे सॉल्यूट को कम करने के चांस रख सकता हूँ या मैं चाहूँ तो सॉल्वेंट बढ़ा सकता हूँ। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है
ये केवल कुछ पार्टिकल को ही अपने अंदर से पास होने देती है। अब आप मुझे बताइए, जो पार्टिकल का साइज बड़ा है वो इसके अंदर से पास हो पाएगा, या जिस पार्टिकल का साइज छोटा है वो पास हो पाएगा? छोटा पार्टिकल का साइज आराम से पास हो जाए। जैसे ये खिड़की है, इस खिड़की से किसी बिल्ली को पास होने दो, छोटी सी बिल्ली है, वो पास हो जाएगी। आपको बोल दिया जाए पास होने के लिए, आप अटक जाओगे बीच में, नहीं पास हो पाओगे। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका जो पोर साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, और पोर साइज की छोटा होने की वजह से सॉल्यूट के पार्टिकल के बड़े होने की वजह से वो सॉलिड के पार्टिकल उससे क्रॉस नहीं कर पाते। तो क्रॉस कौन करेगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल। इसका मतलब ये जो सॉल्यूट के आने जाने का रास्ता ये तो बंद है, तो सॉल्यूट तो कुछ नहीं कर सकता। अब मेनली अब इसे डाइल्यूट को कॉन्सेंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट करना है, तो एक ही ऑप्शन है, कौन? सॉल्वेंट। अब मुझे बताइए कि इस डाइल्यूट को कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए सॉल्वेंट को क्या करना पड़ेगा? कम होना होगा। यानी कि सॉल्वेंट के कम होने के लिए सॉल्वेंट के पार्टिकल को इस S2 से S1 की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है ना बेटा? अब जैसे ये दरवाज़ा खुला हुआ है और मैं बहुत दुबला पतला सा हूँ तो मैं जा सकता हूँ, आपके अतुल सर नहीं क्रॉस कर सकते, मोटे चौड़े लंबे चौड़े हैं ना वो, तो फंस जाएंगे रास्ते में। तो मैं दुबला पतला हूँ, मैं आराम से बहुत आराम से क्रॉस कर सकता हूँ। तो मैं इस दरवाजे के दूसरी तरफ जा सकता हूँ, तो दरवाजे के दूसरी तरफ से वापस भी तो आ सकता हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ। तो अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल S2 से S1 जा सकते हैं, तो क्या S1 से S2 नहीं आ सकते? घूमते हुए, घूमते टहलते उन्हें रास्ते में दिखे, अरे अच्छा इसी भी था, चलाओ क्रॉस कर देता हूँ। उनका भी तो मन कर रहा होगा ऐसा करने का, तो क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यानी कि आपने कहा कि सर अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट की तरफ भी मूव कर सकते हैं। अब इस दो तरीके के मूवमेंट को दो टाइप का ऑस्मोसिस बन जाता है। अगर कभी भी डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो इस मूवमेंट की वजह से जो ऑस्मोसिस होता है उसे एंडो ऑस्मोसिस का नाम दिया जाता है। क्या नाम होगा बेटा? एंडो ऑस्मोसिस। और अगर उल्टा कर दिया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ मूव करने वाले पार्टिकल की वजह से जो ऑस्मोसिस होता है उसको बोलते हैं एक्जो ऑस्मोसिस। अब आप मुझे बताइए, एंडो ऑस्मोसिस कुछ रेट से हो रहा है, एक्जो ऑस्मोसिस कुछ रेट से हो रहा है, दोनों अपने अपने रेट के साथ हो रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर मैं आपसे कहूँ कि रेट ऑफ एंडो ऑस्मोसिस is greater than rate of एक्जो ऑस्मोसिस। रेट ऑफ एंडो ऑस्मोसिस अगर ज़्यादा होगा और रेट ऑफ एक्जो ऑस्मोसिस कम होंगे, तो उस केस में क्या S1 का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा? बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अब देखो कैसे, बताओ 10 मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन से S2 से S1 की तरफ जा रहे हैं, और जबकि 5 मॉलिक्यूल सिर्फ S1 से S2 की तरफ आ रहे हैं, तो ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र हो रहा है? 5 मॉलिक्यूल का, जो S2 से S1 की तरफ जा रहे हैं। क्या यह बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत इसमें? गुड। अब मुझे बताना, अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल S2 से S1 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि एंडो ऑस्मोसिस का रेट ज़्यादा है और एक्जो ऑस्मोसिस का रेट कम है, उस केस में इस प्रॉपर प्रोसेस को हम सिंपली ऑस्मोसिस का नाम देते हैं, इसको ऑस्मोसिस लेंगे। लेकिन ऐसा भी तो चांस हो सकता है किसी भी रीजन से प्रोसेस पलट जाए। क्या रीजन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी रीजन से अगर प्रोसेस ऐसा हो जाए कि रेट ऑफ एक्जो ऑस्मोसिस ज़्यादा होने लगे एज कंपेयर टू रेट ऑफ एंडो ऑस्मोसिस, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर रेट ऑफ एंडो ऑस्मोसिस इज लेस देन रेट ऑफ एक्जो ऑस्मोसिस, अगर कभी ऐसा हुआ, इसी ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, या सिंपली आप क्या बोलते हो? RO। तो ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, या सिंपली आप बोलते हैं RO। तो बताओ रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा? रेट ऑफ एक्जो ऑस्मोसिस इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एंडो ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस की कंडीशन क्या होती है? रेट ऑफ एंडो ऑस्मोसिस इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एक्जो ऑस्मोसिस।
और इस प्रॉपर फिनोमिना को हम सिंपली ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो एक बार वापस से मुझे अगर ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बताना हो तो बताइए मैं क्या लिखूँगा। एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल, मूवमेंट किसका हो रहा है, सॉल्वेंट या सॉल्यूट, सॉल्वेंट के, यानी कि एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? हेडिंग डालेंगे ऑस्मोसिस और लिखेंगे अ नेचुरल फिनोमिना in which solvent particle moves from a natural phenomena in which solvent particle moves from dilute solution to concentrated solution. Solvent particle moves from dilute solution to concentrated solution, called osmosis. There are two type of osmosis. पॉइंट चेंज करेंगे, लिखेंगे there are two type of osmosis, endoosmosis and exoosmosis. There are two type of osmosis, endoosmosis and exoosmosis. अब हेडिंग डालेंगे एंडोऑस्मोसिस। हेडिंग डालिए एंडोऑस्मोसिस और लिखिए व्हेन सॉल्वेंट पार्टिकल, एंडोऑस्मोसिस में लिखिए व्हेन सॉल्वेंट पार्टिकल moves from dilute solution to concentrated solution. When solvent particle moves from dilute solution to concentrated solution, the phenomenon is called endoosmosis. दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस। अब बताओ एक्सोऑस्मोसिस में लिखोगे बेटा, कॉन्सनट्रेटेड टू डाइल्यूट हो जाएगा, लिखेंगे इफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम concentrated to dilute solution, the phenomenon is known as exoosmosis. The phenomenon is known as exoosmosis. अब ये फिगर बनाएंगे और ये पूरा का पूरा पॉइंट आराम से अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, फिर जाकर के आगे बढ़ेंगे। अब हेडिंग डालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, एक बार वापस से आते हैं। बताइए मुझे, एक तरफ मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा है और दूसरी तरफ मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा है। ऊपर से मैं एक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने इधर से एक प्रेशर अप्लाई किया ऊपर से, ठीक। बात बताना बेटा, ध्यान से सुनना। ये अगर डाइल्यूट है तो क्या ओवरऑल सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट इधर हो रहा होगा?
सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट कहाँ से होगा? डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरह। ऑस्मोसिस की कंडीशन में यही होता है, रेट ऑफ एंडो ऑस्मोसिस इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एक्सो ऑस्मोसिस, यानी कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होंगे। डन। अब बताओ, जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो क्या इसका जो सॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा? क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल अगर इधर मूव कर रहे हैं तो इसकी वजह से इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा, हाँ या ना? आपने क्या किया, ऊपर से एक प्रेशर लगा दिया। जब आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे कि तो इसका जो लेवल बढ़ रहा था आसानी से, क्या अब उसका बढ़ना बंद होने लगेगा? तो आप प्रेशर लगाते गए तो इसका जो पहले मान लो बड़ी तेज़ी से पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से इसकी तरफ आ रहे थे, जैसे आपने प्रेशर लगाया पार्टिकल्स का आना कम हो गया, थोड़ा प्रेशर और लगाया पार्टिकल का आना और कम हुआ, थोड़ा और प्रेशर लगा दो। वो मिनिमम प्रेशर देखो जिस पर ये पार्टिकल का मूव करना अचानक से बंद हो जाए, उस मिनिमम प्रेशर को आप ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हो। सोचो जरा, मैं प्रेशर बढ़ाता गया, मैंने यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर P कर लिया मान लो, तो पहली कंडीशन मैं लिखता हूँ, जो मैंने P अप्लाई किया है, P अप्लाइड दिस इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई क्या है यहाँ पे? ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो जितना अप्लाई मुझे करना चाहिए था इस प्रोसेस को रोकने के लिए, मैंने अभी उतना अप्लाई नहीं किया, उससे कम किया। बताओ क्या ऑस्मोसिस होगा या रिवर्स ऑस्मोसिस होगा? ऑस्मोसिस होगा ना, इस प्रोसेस में हो रहा होगा क्या? ऑस्मोसिस हो रहा होगा। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि P अप्लाइड, जो भी हमने अप्लाई प्रेशर किया है वो पाई के इक्वल आ जाए, क्या अब ऑस्मोसिस हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? तो इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, नो ऑस्मोसिस। लेकिन सोचो, जो अप्लाइड प्रेशर है वो अप्लाइड प्रेशर अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा कर दूं और ज़्यादा अप्लाई कर दूं, तो ज़्यादा अप्लाई करूंगा तो पार्टिकल वापस भागने लगेंगे, इधर से कॉन्सेंट्रेटेड से पार्टिकल डाइल्यूट की तरफ भागने लगेंगे। जब कॉन्सेंट्रेटेड से पार्टिकल डाइल्यूट की तरफ भागने लगे, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो फिर से बताओ, रिवर्स ऑस्मोसिस का मेन कंडीशन क्या है? व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। फिलहाल के लिए अभी आप लोग पहले ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिख लीजिए। A pressure that just stop the flow of solvent, a pressure that just stop the flow of solvent, एक ऐसा प्रेशर जो सॉल्वेंट के फ्लो को रोक दे। A pressure that just stop the flow of solvent called osmotic pressure, called osmotic pressure। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं बेटा? पाई से। तो हमने लिखा पाई, यहाँ पे हमने पाई लिख दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। तो पाई, अब फिर से बताना, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या उतनी तेज़ी से पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, जितनी तेज़ी से पार्टिकल मूव कर रहे हैं उतना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो बताओ प्रेशर किस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कॉन्सेंट्रेशन के। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्या टेम्परेचर का कोई फंक्शन है? नहीं ना। अभी इसके पहले जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, क्या उसमें टेम्परेचर का फंक्शन था? तो वहाँ पे टेम्परेचर का फंक्शन था, इस वजह से क्या यूज किया था? मोलैरिटी या मोलैलिटी? मोलैलिटी यूज किया था। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था। यहाँ पे टेम्परेचर का फंक्शन ही नहीं है, तो मैं क्या यूज कर लूँ? मोलैरिटी। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कुछ और नहीं बल्कि मैं इसे मोलैरिटी बोल रहा हूँ। मोलैरिटी का मतलब हो गया मोल पर लीटर। ओके, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी। तो इसका मतलब हुआ कि पाई दिस इज इक्वल टू, अब कॉन्सेंट्रेशन भाई प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो होगा R इंटू टी। तो पाई इक्वल टू C इंटू R इंटू टी। क्या कोई दिक्कत? अच्छा, फिर से पाई दिस इक्वल टू, सबको पता है C क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम।
तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आर इंटू टी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पाई इंटू वी दिस इज इक्वल्स टू एन बी इंटू आर इंटू टी लिख सकता हूँ बेटा। क्या किसी ने ये इक्वेशन पहले कभी देखा है? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, क्या ये एक तरीके का आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्म में था? बस वहाँ पे पी हुआ करता था क्योंकि ये लिक्विड गैस था, यहाँ पे ये लिक्विड है इसलिए क्या यूज करेंगे पाई। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये एक फॉर्मूला आपके पास बन के तैयार हो गया, या तो आप इसे ही लिखोगे या तो आप इसे नोट कर लें। अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, जल्दी से अपनी कॉपी में इसको नोट करें, फिर जा कर के आगे बढ़ेंगे। सोचो ज़रा बेटा, अगर मैं आपसे कहता, ये नोट कर लिया ना सबने, पूरा क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहता कि कोई ऐसा सॉल्यूशन है, मान लो दोनों पार्टिकल इधर से कॉन्सेंट्रेट होते, मतलब ये जो पार्टिकल है मूव करते 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 ऐसा हो जाए कि इधर का कॉन्सेंट्रेशन और इधर का कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर हो जाए, उस केस में इफ़ C1 इक्वल्स टू C2 हो जाए, मतलब इसका वाला कॉन्सेंट्रेशन, ये जो सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है C1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन हो C2, तो और C1 और C2 दोनों अगर बराबर हो जाएं, उस केस में पाई 1 इक्वल्स टू क्या होता है C1 RT और पाई 2 क्या होगा बेटा C2 RT। क्या C1 C2 के बराबर होने से पाई 1 पाई 2 भी बराबर हो जाएगा या नहीं? तो उस केस में अगर C1 C2 बराबर हैं तो पाई 1 और पाई 2 दोनों बराबर होगा। एक ऐसा सॉल्यूशन, ध्यान देना, ऐसा सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर्स आपस में बराबर हों, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे based on osmotic pressure, there are three types of solution. Based on osmotic pressure there are three types of solution. पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हमारे खून में क्या होता है? आयरन, आरबीसी, अच्छा बहुत कुछ होता है ना, ठीक है। तो जो आरबीसी आपके पास है, मान लो ये आपकी आरबीसी, अब ये मत बोल देना गोल नहीं होता है आरबीसी, है ना, तो मैं मान के चलता हूँ ये गोल। तो ये डोनट देखा है? हाँ, डोनट जैसा ही कुछ होता है आरबीसी, हल्का फुल्का, बस बीच में उसमें गैप नहीं होता। तो ये जो आरबीसी है, मान लिया ये आरबीसी है, मानने में क्या पैसा थोड़ी लग रहा है, मान लेता हूँ। आरबीसी के अंदर नमक होता है, ये बात सबको पता है, किसको नहीं पता? अच्छा, कभी खून निकला, टेस्ट किया है अपना अपना खून? वैम्पायर तो नहीं हो तुम लोग? किसी दूसरे का खून तो टेस्ट नहीं किया, अपना खुद का खून टेस्ट किया ना। तो अगर अपना खुद का खून टेस्ट किया तो आपको पता होगा कि आपका खून नमकीन है या नहीं है, तुम्हारा नहीं है। तो ब्लड के अंदर बेटा 0.9% W/V NaCl का सॉल्यूशन होता है। हमारे आरबीसी के अंदर 0.9% NaCl होता है, वो भी W/V। W/V का मतलब क्या हुआ? मास बाई वॉल्यूम। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, आरबीसी को, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये है आरबीसी
और मैंने अभी क्या बोला 0.9% NaCl W/V, ठीक है। RBC के अंदर 0.9% W/V। RBC जिसके अंदर होता है वो क्या होता है भाई? आपका ब्लड, उसी के अंदर तो RBC होता है। तो ये जो फ्लूइड होता है यहाँ का भाई, यहाँ भी तो लिक्विड होगा ना बेटा, तो इस लिक्विड के अंदर भी NaCl पाया जाएगा। मान लो यहाँ पर भी जो NaCl है वो 0.9% है, 0.9% NaCl। अब क्या दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बाहर और भीतर का बराबर हो गया? RBC के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन RBC के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। अब जब C1 और C2 आपस में बराबर होंगे तो क्या दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर हो जाएगा? और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हो? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जरा लेकिन एक मिनट के लिए सोचो। अच्छा एक मिनट, आपने कभी कोई गर्मियों के मौसम में कोई बेहोश हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो एक सैलाइन सॉल्यूशन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है ना, ग्लूकोज, जो आप डायरेक्ट WHO का ORS होता है ना एक, तो अगर आप उसे डायरेक्ट नहीं ले पाते हो और आप ज़्यादा परेशान हो तो वो इंजेक्ट करता है आपके ब्लड के अंदर। तो जब बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वो इंजेक्ट कर रहा होता है तो उसके अंदर जो ग्लूकोज का बॉटल होता है उस बॉटल में क्या होता है? NaCl ही होता है, नमक ही होता है वो। और वो कितना % होता है? 0.9%। और उसी में डॉक्टर क्या करता है कि थोड़ा कलरफुल दवाइयाँ डालता है। कलरफुल दवाइयों का मतलब होता है मल्टीविटामिन्स, और उससे आपका 1000 का बिल बन जाता है। एक्चुअल में वो सिर्फ 20 रुपये का आता है। तब बार्गेनिंग मत करने लगना अगली बार जाए। तो सोचो एक झोला छाप डॉक्टर है जो वो 20 रुपये भी बचाने की कोशिश करा। वो दुकान से जाकर के ये बॉटल, सैलाइन सॉल्यूशन का बॉटल खरीद के नहीं लाना चाहता। उसे पता है कि भाई ये क्या है, NaCl का सॉल्यूशन है, तो लाओ मैं घर पे बना लेता हूँ। तो अगर मान लो उसने घर पे बनाया और उससे ज़रा सी चूक हो गई, ज़रा सी चूक, और वो सॉल्यूशन जो उसने बनाया है वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% के बजाय 0.8% बन गया। अंदर का सॉल्यूशन बताओ कितना है? 0.9%। बाहर का सॉल्यूशन कितना हो गया? 0.8%। बताओ कौन कॉन्सेंट्रेटेड हुआ? RBC के अंदर का जो ब्लड है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ ना। उस केस में सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर जाएंगे? बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ? बाहर से अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट से किधर जाते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल? कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। अब फटाफट सॉल्वेंट के पार्टिकल उस RBC के अंदर भरने लगेंगे। अब जब सॉल्वेंट के पार्टिकल RBC के अंदर भरने लगे तो RBC क्या होता जाएगा? स्वेल करता चला जाएगा। और स्वेल करते 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 अगर आपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का चेंजमेंट हुआ है तो शायद वो बस्ट भी कर जाए। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो RBC है वो क्या होने लगता है? स्वेल करने लगता है। लेकिन एक तीसरा कंडीशन मैं देता हूँ। हो सकता है जो उसने सैलाइन सॉल्यूशन बनाया वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, 0.99% बन जाए। अब बताओ क्या होगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल बाहर की तरफ मूव करने लगेंगे। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल अगर बाहर की तरफ मूव करें, RBC का क्या होगा? RBC श्रिंक कर जाएगा। एक बात बताओ ज़रा बेटा, सुनना, RBC का काम क्या होता है? RBC का काम होता है ऑक्सीजन को दिमाग तक पहुंचाना, ब्रेन तक पहुंचाना, क्योंकि ब्रेन का खाना कौन है? ऑक्सीजन। अब RBC श्रिंक हो गया है तो क्या वो ऑक्सीजन कलेक्ट कर पाएगा? तो ब्रेन तक पहुंचा पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करेगा। और अगर मान लो वो बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, बस्ट हो गया, तब तो वैसे भी नहीं काम करेगा। दोनों केसेस में आप गए। गलती सिर्फ किससे हुई? उस झोला छाप डॉक्टर से, जिसने सैलाइन सॉल्यूशन अलग तरीके का आपको दे दिया। एक बार वापस से देखते हैं, हमारे पास 3 टाइप का सॉल्यूशन है। कौन कौन सा? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो हेडिंग डालेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन और लिखेंगे टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। Two solution having same osmotic pressure. Two solution having same osmotic pressure
एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर गिवन होना चाहिए उस कंडीशन में, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर, two solution having same osmotic pressure at given temperature called isotonic solution, called isotonic solution. ठीक, नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट हम डालेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. If the salt concentration is less than, if the salt concentration is less than 0.9% W by V, if the salt concentration is less than 0.9% W by V, then solution is said to be hypotonic solution. In this case water will flow, in this case water will flow into the cell, in this case water will flow into the cell if placed in the solution. And if placed in the solution, and they will swell और बस्ट, ब्रैकेट में लिख देना बस्ट, अगर ज़्यादा हो जाएगा, चेंज डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बस्ट कर जाएंगे. तीसरा क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. If the salt concentration is more than 0.9%, if salt concentration is more than 0.9%, if salt concentration is more than 0.9%, the solution is said to be hypertonic solution. The solution is said to be hypertonic solution. And the water will flow and the water will flow out of the cell, out of the cell, and they will shrink if placed in the solution. तो फाइनली एक बार फटाफट मुझे बता दीजिए ऑस्मोसिस के बारे में. ऑस्मोसिस होता क्या है? एक ऐसा फिनोमिना जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं. क्लियर है ना? डन. ऑस्मोसिस के केस में ये एक नेचुरल फिनोमिना है ऑस्मोसिस. इसके लिए वो मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए अप्लाई किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोसिस कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. इस बात को ध्यान देना, ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइम पर हम जो कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि मोलैरिटी है. मोलैरिटी यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे मोलैरिटी नहीं बल्कि मोलैरिटी यूज कर रहे हैं. क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं. अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो ऐसे सॉल्यूशन को आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे. जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से कम हो गया तो हाइपोटोनिक हो गया. हाइपो का मतलब होता है कम होना और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना.
अगर कॉन्सेंट्रेटेड हाइपोटोनिक है, इसका मतलब सॉल्यूशन हाइपोटोनिक यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड कम है, और अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से ज़्यादा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन क्या है? अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आपने अप्लाइड प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा बढ़ा दिया तो सॉल्वेंट के पार्टिकल अब बताओ कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ मूव करने लगते हैं, और इस प्रोसेस को आप रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हो। इसका सबसे ज़्यादा यूज वाटर के प्योरीफिकेशन में किया जाता है, ठीक है ना। ये हमारा चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हुए, लेकिन ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये तभी काम करेंगे जब कोई भी सॉल्यूट आपका ऐसा हो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अगर उसको हमने पानी में डाल दिया तो वो टूटे ना ही जुड़े। लेकिन क्या हो अगर वो टूट जाए या जुड़ जाए? उसके लिए इस पूरे चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और उसका नाम है आपका एबनॉर्मल मोलर मासेस। ठीक, हेड डाल।